आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आपको जंग के मैदान में ले चलेंगे। उससे पहले आपको बताऊं नोएडा कैसे जंगी मैदान बन गया। दिल्ली के पास सैलरी पर संग्राम हो गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और फूंक दी गई गाड़ियां। तनख्वाह बढ़ाने को लेकर, सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने यह उपद्रव किया है। कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकता। अब ये देखो, वो गाड़ी देखो बैक कर ली, बैक कर ली। देख लो भाई, गाड़ी भगा ले जा रहा है। देख लो भाई, ये देखो भाई, गाड़ी भगा ले जा रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले। ये देखो भाई, ये है हमारा जनता का राज। देख लो, ये देखो भाई फायर ब्रिगेड वाले। ये हिंसा और आगजनी आप देख रहे हैं। लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों में आग लगा दी है सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कि सैलरी बढ़ाओ। हमारी फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में ठीक से नियम नहीं है। पुलिस की वैन आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन को पलटा दिया। बंदों में आक्रोश है। बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है, तो पुलिस की गाड़ी को मतलब पलटने की संभावना है। पुलिस के लाठी चार्ज करने पे बंदों में आक्रोश है। बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है, तो पुलिस की गाड़ी को मतलब पलटने की संभावना। और जब हालात ऐसे हो गए तो मौके पर पुलिस पहुंची। पत्थरबाजी करने लगे लोग और पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। जिनकी तनख्वाह 10 से 12 हजार के बीच है, ये वो फैक्ट्री दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी जो फैक्ट्री के नियमों और कम तनख्वाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और यह प्रदर्शन उग्र हो गया। देख रहे हैं, पत्थरबाजी हुई, पुलिस भी एक तरफ भागी। उसके बाद देखिए पुलिस की जीप खड़ी थी, पुलिस की जीप को पलटा दिया है उपद्रवी जो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव कर रहे थे। देखिए पुलिस की जीप को पलटा दिया गया। उसके बाद वहां जो लोगों के वाहन थे उसमें भी आग लगा दी गई है, जलाकर राख कर दिया। सवाल यह है, प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव, और अगर सैलरी बढ़वाना था या नियम ठीक कराने थे, उसकी जगह लोगों को परेशान करना, गाड़ियों में आग लगाना, पत्थरबाजी करना, यह सिर्फ उपद्रव है। और अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, किसी ने उस वक्त छत से वीडियो बनाया है, नीचे उपद्रवी पत्थर चला रहे थे, गाड़ियां फूंक रहे थे। भैया जी, यहाँ पर फायर की गाड़ी आई है, उस पर पे भी अद्धे रोड़े बरसा दिए और फायर की गाड़ी भी भाग गई। यहाँ पर अब खड़ा नहीं होया जा रहा है। यहाँ पे धुएं में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और गाड़ी फट रही हैं। फायर की गाड़ी भी भाग गई है। ये देखिए भैया, सारी कंपनी की तरफ आग लगी है। मौके पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है और साफ आपको आगजनी नजर आ रही है। लेकिन देखिए जो फैक्ट्रियां निशाना बनी, ये मारुति की कंपनी है, और मारुति पर देखिए जरा पत्थरबाजी हो रही कंपनी पर।
सारी पत्थरबाजी तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर हो रही है। उसके बाद नोएडा का सेक्टर 63 है, वहां देखिए जरा, आग लगा दी है कंपनी के बाहर ही, आगजनी हुई, गाड़ियां फूंक दी गई है मारुति की। और घंटों ये उपद्रव होता रहा, फिर पुलिस ने एक्शन लिया। जो पत्थर चला रहे थे, जो गाड़ियों में आग लगा रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने उठाया। और उसके बाद देखिए काम करने वाले श्रमिक एक और फैक्ट्री में पहुंच गए। आसपास जितनी फैक्ट्री है उन पर धावा बोला गया। एक और फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन और पत्थरबाजी। और ये लाडंडे पत्थर चलने के बाद देखिए जरा उस कंपनी की हालत। अंदर सब कुछ कांच कांच नजर आ रहा है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ऊपर इमारत देखिए, इमारत पे जो पत्थरबाजी हुई उसमें इमारत को नुकसान पहुंचा है। 50 कंपनियों में तोड़फोड़ का दावा है। और इस सारे उधम के बाद की तस्वीरें देखिए जरा। फूकी हुई गाड़ियां, उसके बाद क्रेन बुलाई गई है और एक एक करके क्रेन ने इन गाड़ियों को उठाया है। पगार बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली से सटे नोएडा में अचानक बवाल हो गया। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव और तोड़फोड़ हुई। 150 से ज्यादा बाइक और कार फूंक दी गईं। शहर में जगह जगह जाम और कोहराम मच गया। पुलिस कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ती नजर आई तो कहीं लाठीचार्ज और गिरफ्तारी करते हुए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा कर्मचारी एक ही दिन सड़क पर उतर आए। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन ऐसे आंदोलन में बदला कि उसकी गूंज बिहार, बंगाल तक, उन राज्यों तक पहुंचने लगी जहां से हजारों मजदूर नोएडा आए हैं और अच्छी सैलरी की उम्मीद में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। कई कंपनियों ने प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस बुलाई तो हालात और बेकाबू हो गए। कर्मचारियों ने पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी पलट दी और ऐलान कर दिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो रुकेंगे नहीं। ये गुस्सा है उन मजदूरों का जो पिछले कई दिनों से नोएडा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेक्टर 63 में मारुति का शोरूम है। 1, 2, 3 इन गाड़ियों में आग लगाई गई। उससे पहले कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जो यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आई थी, उनके शीशे तोड़ दिए गए। और ये जो गार्ड रूम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर करीब 1:45 के आसपास वो मजदूर घुसे। उन्होंने पहले गाड़ियों में आगजनी की और उसके बाद इस गार्ड रूम को आग के हवाले कर दिया। 1, 2, 3, 4 ये मोटर बाइक्स, स्कूटर्स जो खड़े हुए थे उन्हें भी स्वाहा कर दिया गया। ये शीशे पूरे टूटे हुए हैं। मेरे पीछे आप वो देखेंगे सीसीटीवी टूटा हुआ है। दीवार जो बाकी शीशे की है उसके ऊपर लगातार पथराव हुआ है। अब आइए आपको बताऊं ये आग क्यों लगाई गई, ये गाड़ियां क्यों फूंक दी गई और लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से सटे नोएडा में हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। सैलरी बढ़ाने की मांग से शुरू हुआ प्रदर्शन आगजनी और हंगामे में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर कर्मचारी वो हैं
जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है। इनकी मांग यह है कि दूसरे राज्यों के कर्मचारी मजदूरों की तरह इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। कर्मचारी कह रहे हैं इन्हें हफ्ते में एक दिन ऑफ और छुट्टी जरूर दी जाए। यानी इनका कहना है इन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी पर काम कराया जाता है तो उस दिन का दोगुना भुगतान किया जाए। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी मिल जाए और सैलरी स्लिप भी दी जाए। 8 घंटे का नियम है, लेकिन कंपनी ओवरटाइम कराती है पर पैसे नहीं देती है। ओवरटाइम और बोनस के नियम बने और सीधे अकाउंट में पैसे मिले। वैसे नोएडा समेत देश के लाखों कर्मचारी अक्सर ऐसी मांग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में छोटे कर्मचारियों की तादाद है 60% के आसपास। मतलब 60% कर्मचारी और श्रमिकों की सैलरी 15,000 रुपए से कम। यानी बवाल नोएडा में हुआ पर आवाज देश के आधे से ज्यादा कर्मचारियों की है। यूपी में नोएडा कारोबार और फैक्ट्रियों का बड़ा केंद्र है, दिल्ली से सटा हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 11,000 फैक्ट्रियां अकेले नोएडा में। इसलिए बंगाल से बिहार और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक के मजदूर यहां आते हैं। बनारस से आए, बनारस से बलिया और लखनऊ से ललितपुर लखीमपुर के मजदूर भी नोएडा में काम करते हैं, इस उम्मीद से कि नोएडा में काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। छोटे शहरों और गांव में 15,000 रुपए की सैलरी से गुजारा चल जाता है, लेकिन नोएडा जैसे बड़े मॉल मेट्रो वाले शहर में गुजारा मुश्किल है इतने पैसों में। आपको बताऊं, जो नोएडा में प्रोटेस्ट हो रहा था ये चिंगारी पहुंच गई पलवल तक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पलवल में भी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए कम तनख्वाह की वजह से। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत से शहरों और अलग अलग राज्यों की परेशानी है। बहुत से मजदूरों श्रमिकों से काम कराया जाता है कम पैसे में, इससे वो परेशान है। देखिए, अब ये प्रदर्शन जो है कहां कहां तक पहुंच गया है। क्या ये बढ़ भी सकता है? ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, दिल्ली, फरीदाबाद, यहां ये प्रोटेस्ट पहुंच गया है। क्या ये आगे बढ़ेगा या नियम उससे पहले बदल जाएंगे? आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, सुनिए। हमारे मांग ये है कि हमारी सैलरी 20 तक कर जाए, क्योंकि हमारा गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब्जी वगैरह महंगा हो रही है, 4 सिलेंडर आ रहा है, तो कहाँ तक दर्जा सैलरी दे रहे हैं हमारी। ये सैलरी स्लिप नहीं मिल पाती, आइडेंटिटी कार्ड है नहीं, महंगाई इतना दर है यहाँ पे। 10,000 में बंदा क्या बचा पाएगा यहाँ पे? 500 रुपया गैस बढ़ा दिया है, 500 रुपया यहाँ कमरा बढ़ गया, राशन बढ़ गया, हम लोग क्या करें? सैलरी 11,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5,000 का तो रूम ही रेंट है। 5,000 में 1,000 रुपए का पीएफ कट गया, बचे कितने? 5,000 में मैम 3,000 का राशन पानी हो गया। 2,000 में हम घर पे भेजेंगे या अगले महीने के लिए अपना बचत रखेंगे। आए हैं यहाँ दंगा करने नहीं आए, हम सिर्फ कमरा कमाने आए हैं, अपना पेट पालने आए हैं। अगर हम पानी भी पीने के लिए जाएं तो ये इतना ऐसे चिल्लाते हैं जैसे हमने कर्ज ले रखा हो। 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है यहाँ पे नोएडा में? 4,000, जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ मैं, कितना क्या करूँगी यहाँ पे? 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम, बताओ। 6 साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे, ना परमानेंट करते हैं और ना ही सैलरी बढ़ाते हैं। इस सरकार ने 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ा दी है, हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी। हमें जो भी सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपए अभी तक मिल रही है, अब वो भी 8 घंटे की है। लेकिन काम हमें 8 घंटे नहीं करना पड़ता, कभी 12 घंटे 16 घंटे जबरदस्ती रुकवाते हैं। को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि 20,000 रुपए महीने सैलरी होनी चाहिए। 10,000 रुपए में कोई गुजारा नहीं है। 500 रुपए लीटर गैस मिल रही है, 5,500 रुपए, 6,000 रुपए महीने का किराया मिलता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। कंपनी हर साल में 29 रुपए बढ़ाती है, उससे ज्यादा कैंटीन का खर्चा बढ़ जाता है। सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, काम करने कहते भगा देते हैं। 5 साल हो गए, 12,000 रुपए सैलरी हमारी। ओवर टाइम 30 दिन से डिवाइड करते हैं, जबकि 26 दिन से होना चाहिए। अगर कुछ बढ़ाने की बोले तो एक बंदे को टारगेट के उससे बाहर कर दिया जाता है, किसी की यहाँ सुनते ना। 50,000 सैलरी मिलता है, वो भी 200 का केजी तेल खरीदता है ना, हम भी उसी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं। फिर उन लोग का 50,000 में नहीं होता, हमारा 10,000 में कैसे हो जाएगा गुजारा? सैलरी में क्या होगा? 4,500 रूम के दे रहा, राशन के दे रहा, बच्चे के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या होगा? प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैली की कोई वो ना है, और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ, ये कोई मतलब है? अब आप उनको सुन रहे थे जिनकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 है।
इनकी बात और मांग जायज है। नोएडा में रहते हैं, सोचिए नोएडा में रहने वाले के लिए 10,000 12,000 रुपए कमाकर कैसे उसका खर्च चलेगा। मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाएं, श्रमिक, मजदूर, कर्मचारी काम करता है, अगर उसकी तनख्वाह है 12 से 15,000 रुपए, तो नोएडा में रहने के लिए उसे 4 से 6,000 रुपए एक रूम घर लेने में खर्च करना पड़ता है। 4 से 6,000 रुपए 12,000 में निकल गए। उसके बाद खाना और बिजली का बिल 4 से 5,000 रुपए नोएडा में जो रहता है। मानिए 10,000 तो खर्च हो गए, ऐसे ही बचे 2,000 3,000। 1,500 रुपए कमरे से फैक्ट्री का किराया, आना जाना, इसमें खर्च हो जाता है, कहीं और जाना। उसके ऊपर दवा, जरूरी चीज का खर्च 1,000 रुपए, 13-14,000 रुपए यही हो गए। मोबाइल का खर्च भी 500 रुपए जोड़ लीजिए, यानी आमदनी से ज्यादा कई बार खर्च होता है, और कुल खर्च 12 से 14,000 रुपए हो गए। उसके पास अगर वो 15,000 भी कमाता है तब भी शायद मुश्किल से ही 1 या 2,000 रुपए बच पाते हैं। इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं कर्मचारी। अगर ये अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांग जायज है। आइए अब आपको दिखाऊं तस्वीरें। जब ये उपद्रव हो रहा था, हंगामा हो रहा था, तब डीजीपी और अमिताभ यश को आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम में, वो देख रहे थे कि ये सारा हंगामा हो रहा है। यानी ये खबर सीएम तक पहुंच चुकी थी, पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुकी थी कि ये आगजनी हुई है, सड़कों पर तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, मौके पर पहुंची, श्रमिकों को समझाने की कोशिश की, पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया। कारखाना प्रबंधक के मध्य हुई वार्ता में निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसका पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जा रहा है। नंबर 1, अनावश्यक किसी भी श्रमिक को सेवा से नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। तीसरा, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक खाते में किया जाएगा। चौथा है, प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी रोकथाम संबंधी समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्ष उसी कारखाने की एक महिला होगी। शिकायत पेटिका स्थापित की जाएगी तथा श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक का वेतन प्रत्येक माह की अधिकतम 10 तारीख के अंदर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। 10 तारीख लेटेस्ट है, इसके बाद कोई लेट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर ही 10 तारीख के अंदर आपको वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। कारखाना प्रबंधक के ये सारी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। सरकार ने फौरन एक्शन लिया है अपने स्तर पर। क्या किया है? नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और बवाल को लेकर सीएम योगी एक्शन में। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार श्रमिकों के साथ में है, लेकिन औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। विकास को रोकने के लिए कुछ लोग अशांति की साजिश रच रहे हैं। यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी अमिताभ यश कंट्रोल रूम से नजर रख रहे हैं। नोएडा के कुछ इलाकों में आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई है। अफवाह फैलाने और प्रदर्शन भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त और श्रम विभाग के सचिव होंगे। श्रमिक संगठन के 5 और उद्यमी संघ के 3 सदस्य इस कमेटी में होंगे। हाई लेवल कमेटी प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए नोएडा पहुंच गई है। योगी के निर्देश पर प्रशासन ने कर्मचारियों की मांग मानने का आश्वासन दिया है और कहा, मजदूरों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा। हर मजदूर को हफ्ते में 1 छुट्टी जरूर दी जाएगी। रविवार को काम कराने पर 2 गुना पेमेंट करना होगा और हर कामगार को सैलरी एक मुश्त 10 तारीख के अंदर मिल जाएगी और उन्हें सैलरी स्लिप भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक बैंक खातों में किया जाएगा। फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रहेंगे। फैक्ट्रियों में महिला कामगारों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति बनेगी यहां और शिकायत पेटी रखी जाएगी। ये सारे निर्देश सीएम ने दिए। सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी हो रही है, सियासतदान सवाल भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है।
और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहे। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। हर कोई व्यक्ति परेशान है और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। जरूर उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। जहां पर भी लोग बात करते हैं हक अधिकार की, ये सरकार पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। और आप देख सकते हैं महंगाइयाँ बढ़ाते जा रहे हो, पूरी तरीके से गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, खाने के सामान महंगे कर दिए। लोग स्कूल में आज बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, इस समय उनको फीस जमा करनी, स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। वो फीस की कहाँ से लाएंगे। जो भी समस्याएं श्रमिकों की हैं उस पर सरकार संज्ञान लेगी और श्रमिकों से मैं अपील करता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर शासन और प्रशासन के साथ बैठ के बात करें। निश्चित योगी जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब देखिए, इस प्रदर्शन के दौरान बहुत से आम लोग परेशान हुए जो नोएडा, गाजियाबाद और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। सारे रूट पर लंबा जाम था, मिनटों का सफर घंटों में बदल गया था। अब देखिए, आपको बताऊं, जिनकी सैलरी 10 से 12 हजार है, ये कौन से श्रमिक हैं, इनके वेतन में कैसे अंतर है। दूसरे राज्य में काम करने वाला उतना ही स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसको क्या पैसा मिलता है और नोएडा में काम करने वेतन में अंतर है। हरियाणा और नोएडा की रेट लिस्ट है, वेतन लिस्ट है। जो अकुशल श्रमिक है, यानी कुशल नहीं है, अकुशल है, उसे 15,222 हरियाणा में मिलते हैं। नोएडा में लगभग 11,313 रुपए मिलते हैं। अर्ध कुशल, आधा कुशल मानिए श्रमिक है, 16,780 हरियाणा में मिलते हैं और नोएडा में 13,940 मिलते हैं। कुशल श्रमिक, जिसे स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, वो 18,500 मिलते हैं उसे, नीचे आप देख रहे हैं, और 15,000 रुपए नोएडा में मिलते हैं स्किल्ड लेबर को। उच्च कुशल श्रमिक, बहुत ज्यादा कुशल है, उसे 19,425 मिल रहे हैं हरियाणा में और नोएडा में मिल रहे हैं 15,500। यानी ये जो तनख्वाह का गैप है ये ज्यादा है, इसलिए इनकी मांग है हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी भी इतनी की जाए जितनी बाकी राज्यों में है। अब सवाल यह है, कामगारों पर सैलरी के नियम क्या कुछ हैं, ये आपको बताता हूं। दरअसल केंद्र ने कामगारों के लिए कम से कम मजदूरी के नियम बनाए हैं। शहर, कस्बे या गांव के में काम के आधार पर सैलरी तय होगी कि आप कहां काम कर रहे हैं। काम करने वाले मजदूर के अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा, वो कितना अनुभवी है। मजदूरों को उनके काम के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अनस्किल्ड यानी अकुशल, जिन्हें किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है। दूसरा सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है। तीसरा स्किल्ड यानी कुशल, जो अपने काम में माहिर है। और चौथे हैं हाईली स्किल्ड यानी उच्च कुशल, तकनीकी काम का जो एक्सपर्ट है। इन चारों कैटेगरी के हिसाब से सैलरी भी तय की गई है। जो अकुशल है 783 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल के 868 रुपए प्रतिदिन और जो कुशल है 954 रुपए प्रतिदिन और अत्यधिक कुशल जो है 1035 रुपए प्रतिदिन। यह है नियम। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नोएडा के डीएम और डिप्टी लेबर कमिश्नर। ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह
10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। जो सरकार का निर्णय है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो जिलाधिकारी महोदया के निर्देश हैं, जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसे श्रमिकों तक पहुंचा रहे हैं। अब इसकी सोच हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। मैनेजमेंट और मजदूरों दोनों से बात करें तभी समझ में आएगा। हमारे कोई मजदूर भाई आंदोलित हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि उनकी तकलीफें जो है हम कैसे उनके कम करा पाए। मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कुछ इलाकों में खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपका वेतन वृद्धि का मामला था, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज एक हाई पावर कमेटी को यहाँ भेजा गया है, जिसके द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, लेबर संगठनों के द्वारा, श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, अन्य स्टेक होल्डर्स के संग बृहद स्तर पर वार्ता की गई है, बैठक की गई है और वो अपनी रिकमेंडेशंस जल्दी देंगे। तो रहिए, तनख्वाह के लिए जंग के बाद अब आपको लिए चलता हूं बारूद वाली जंग की ओर। खबर, नेतन्याहू के धमाके और जंग भड़काएंगे क्या? तस्वीर आपको दिखाऊं। नेतन्याहू लेबनान पहुंच गए। लेबनान में उनकी सेना ग्राउंड पर काम कर रही है, यानी लेबनान के अंदर घुस चुकी है। נכונות להילחם והם נלחמים היטב בצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם, תודה לכם. תודה לך וחיילי המילואים שלנו, יש פה רוח נפלאה. नेतन्याहू अपनी सेना की हौसला अफजाई करने पहुंचे थे। दरअसल इजरायली आर्मी ग्राउंड पर है। लेबनान की तस्वीरें हैं। लेबनान के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। दावा है 8-10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। तो नेतन्याहू की सेना हिजबुल्लाह से लड़ रही है ग्राउंड पर, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक करके, मिसाइल अटैक करके उन्हें ग्राउंड पर पहले तबाह कर देते हैं। जवाब में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। ये डबल लॉन्चर है हिजबुल्लाह के, डबल लॉन्चर से इजराइल पर दाग दिया है। और साथ ही हिजबुल्लाह के जो अंडरग्राउंड रूट थे उसे इजराइल ने तबाह कर दिया है। जमीन के अंदर एक जगह से दूसरे जगह भागने के रास्ते घुसी इजरायली सेना, वहां बारूद बिछाया और उसे उड़ा दिया। और इस बीच एक और तस्वीर आई कि अमेरिका ने ड्रग बोट उड़ा दी है, यानी जो बोट ड्रग लेकर जा रही थी। और इस जंग और गोला बारूद के बीच एक मसीहा की तस्वीर सामने आई। ट्रंप ने खुद को मसीहा बताया है, जीजस। देख रहे हैं, ये फोटो खुद ट्रंप ने ट्वीट की है, खुद को जीजस की तरह बताया हुआ है इस तस्वीर में। यानी ट्रंप अब यहां तक सोचने लगे हैं कि वो दुनिया में जीजस की भूमिका में आ गए हैं, दुनिया को बचाने वाले वही एक लौते नेता बचे हैं। इस गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। अब सिर्फ इतना नहीं कि जीजस अपने आप को बता रहे हो, एक तस्वीर और पोस्ट की ट्रंप ने, चांद की तस्वीर है, और चांद पर देखिए इमारत कौन सी बना दी है, ट्रंप टावर। यानी ट्रंप ये बता रहे हैं कि अब चांद पर भी वो ट्रंप टावर बनाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों नासा चांद से होकर लौटा है और इसलिए ट्रंप इस उपलब्धि को भी अपने खाते में जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की इस हरकत से एक तो ईरान पर हमला, दूसरा खुद को जीजस बताना। पोप इससे बहुत नाराज है, ट्रंप से। पोप इटली के लिए रवाना हो रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब
देखिए कैसे ट्रंप पोप से भिड़ गए, पोप को भी उल्टा सीधा बोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद की तुलना भगवान से कर दी। ट्रंप ने खुद को जीसस बताते हुए यह तस्वीर शेयर की है। इसमें ट्रंप एक अस्वस्थ दिख रहे शख्स को चमत्कारी आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पहले भी ट्रंप को उनके ऑफिस में जीसस बताया गया था, जब कई पादरियों ने ट्रंप के सामने प्रार्थना कर उन्हें ईसा मसीह बताया था। पहले तो दूसरों ने, लेकिन इस बार तो ट्रंप ने खुद को जीसस घोषित कर दिया है। और तो और चांद पर ट्रंप टावर की इमारत की एआई तस्वीर भी पोस्ट कर दी है। इतना ही नहीं, जीसस बताने के साथ ही ट्रंप पोप लियो से भिड़ गए, क्योंकि पोप ने ईरान को दी गई ट्रंप की धमकियों की आलोचना की थी, जिससे गुस्साए ट्रंप ने कहा, मैं पोप लियो का कोई फैन नहीं हूं। पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर और विदेश नीति में भयानक है। मैं राष्ट्रपति हूं, इसलिए अमेरिका में जन्मे लियो पोप बन गए हैं। लियो का परमाणु हथियारों के मोर्चे पर कमजोर पड़ना मुझे पसंद नहीं है। लियो पोप के रूप में अपना काम करें, कॉमन सेंस का उपयोग करें, एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान पोप बनने पर ध्यान केंद्रित करें। पलटवार करते हुए पोप लियो ने कहा, मैं युद्ध के खिलाफ बोलता रहूंगा, दुनिया में शांति, बातचीत और देशों में सहयोग को बढ़ावा देता रहूंगा। बहुत से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, किसी को तो खड़े होकर बोलना होगा। दरअसल लियो वेटिकन सिटी के 14वें पोप और सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पोप। हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो ये कहे कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये कहे कि हमारे शहरों में अपराध करना ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं पोप लियो का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। वह बहुत ही उदारवादी व्यक्ति हैं और वे एक ऐसे इंसान हैं जो अपराध को रोकने में विश्वास नहीं रखते। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें उस देश के साथ खिलवाड़ करना चाहिए जो परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है ताकि वह दुनिया को तबाह कर सके। मैं पोप लियो का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। मैं अपनी भूमिका को राजनीतिक या राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखता। मैं उनसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे नहीं लगता कि सुसमाचार के संदेशों का दुरुपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं युद्ध के खिलाफ खुलकर बोलता रहूंगा। शांति को बढ़ावा देने, संवाद को बढ़ावा देने और देशों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहूंगा ताकि समस्याओं का न्याय संगत समाधान मिल सके। आज दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं, बहुत से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी को तो आगे आकर यह कहना होगा कि इससे निपटने का एक बेहतर तरीका है। शांति और सुलह स्थापित करने के लिए हमें पुलों की तलाश करनी होगी। इसलिए यात्रा उसी आवाज और उसी संदेश को जारी रखने का एक अनमोल अवसर है कि हम शांति और सुलह, सम्मान और सभी लोगों के प्रति विचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। और चारों तरफ सवाल हुए तो खबर यह है कि ट्रंप ने जीसस वाला पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन ट्रंप अभी रुकने वाले नहीं हैं। आगे क्या करने वाले हैं? आगे उनकी तैयारी है कि हॉर्मूज से दूसरे जहाज भी गुजरने नहीं पाएंगे, यानी वो जहाज जिन्हें ईरान भेज रहा है या वो जहाज जो टोल देकर ईरान से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं मैं अब उन्हें भी जाने नहीं दूंगा, नाकेबंदी कर दूंगा इस पूरे इलाके की। अब अमेरिका के शिप को जाने नहीं दिया तो अब अमेरिका क्या तैयारी में है कि वो अपने वॉरशिप लगाएगा और जो तेल और गैस के जहाज गुजरेंगे उन्हें गुजरने भी नहीं देगा आगे। ट्रंप ने हॉर्मूज के आसपास नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अमेरिका समंदर में दो बड़े काम करने वाला है। नाकेबंदी के तहत पहला काम उन जहाजों को रोकना होगा जो ईरान को टोल टैक्स देकर हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर रहे हैं। नाकेबंदी में दूसरा काम ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी करना होगा, यानी ईरान जिन बंदरगाहों से तेल भेजता है उन्हें ठप करना है। ट्रंप के मुताबिक नाकेबंदी आज शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अमेरिकी जहाज और नौसैनिक एक्शन मोड में। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी को लेकर बताया है कि ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले सभी जहाज रोके जाएंगे। इस नाकेबंदी में ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर हैं। इसमें फारस की खाड़ी और ओमान सागर भी मौजूद है बंदरगाह उसका। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास खाड़ी के मुहाने पर है, जो सालाना 3.7 करोड़ टन माल और 10 लाख कंटेनर इधर से उधर भेजता है। यहां से तेल, स्टील, खाद, अनाज और उपकरणों का कारोबार होता है। कि अमेरिका की हॉर्मूज पर नाकेबंदी के ऐलान का असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। समुद्री खुफिया फर्म लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक ट्रैफिक रुक गया है यहां पूरी तरह से, और कई जहाजों ने रास्ता बदल लिया है, वापस लौट गए बहुत से जहाज। यह हकीकत
अब देखिए जरा ट्रंप कहां की नाकाबंदी करेंगे। यानी उस पूरे इलाके में जहां जहां बंदरगाह है, पोर्ट है, उन्हें लॉक कर देंगे। वहां से ऑयल वेसल और गैस नहीं निकलने पाएगा। मैं आपको बताऊं कहां से ये बंदरगाह है। सबसे पहले देखिए ईरान के पास जो बंदरगाह है वो है बंदर अब्बास, जास, शाहिद रजाई, बंदर लंगे, बुशर पोर्ट और खार्ग आइलैंड। ये ईरान के पास बंदरगाह इन्हें लॉक कर देगा। यूएई का तेल गैस जहां से जाता है, क्योंकि अगर इस तरफ से खलीफा पोर्ट और जबेल अली से आएगा तो ये हॉर्मुज का कर्व देख रहे हैं, यहां से घूमता हुआ आएगा, ईरान जाने नहीं देगा। इसके अलावा मीना, राशिद और पोर्ट खालिद से आएगा तो परेशानी होगी। फुजैरा है, फुजैरा से आ सकता है बिना हॉर्मुज से गुजरे। अगला पोर्ट देखिए सऊदी अरब में रास तनूरा, दम्माम और किंग फहद है। क्या ये सब रोक दिए जाएंगे यहां से जाने वाले जो जहाज हैं? ओमान में खसाब है। अमेरिका क्या यहां पर वॉरशिप लगाकर बाकियों की नाकेबंदी करेगा? कतर में देखिए रास लफान और खसाब है। इन सारे बंदरगाह पर क्या ट्रंप अपने वॉरशिप तैनात कर देंगे? कुवैत में देखिए जरा शुवाइक, शोएब और मीना अल अहमदी। ट्रंप की कोशिश यह है। इराक में देखिए अल बासरा और कसर। यहां से जो शिप निकल रहे हैं, यानी गैस का जहाज हो, तेल लेकर जाने वाला जहाज हो, चाहे वो यूएई से हो, कुवैत से हो, कतर से हो, ओमान से हो, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें निकलने दे रहा है ईरान। अमेरिका उन्हें भी रोकेगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अमेरिका उसको ब्लॉकेट करेगा। अब ब्लॉकेट करेगा तो क्या होगा? तो मींस ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये बंद हो जाएगी। इसमें फर्क किसको पड़ेगा? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया। इनके पास यहाँ पे 3 ऑयल लाइंस हैं। शेल लाइन है, एडीकॉप लाइन है और एक ईस्ट वेस्ट लाइन है। हालांकि $20 मिलियन पर डे की जो आमद रफत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो इनसे पूरी नहीं हो सकती, परंतु फिर भी उनके पास रिलीफ है। और ईरान के पास एक ही पाइपलाइन है जो बंदर अब्बास और शबार के बीच में है। अब अगर ये बात होती है तो दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर उनकी पाइपलाइंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, उनकी पाइपलाइंस आर वेल प्रोटेक्टेड बिकॉज दे गॉट बेटर फोर्सेस विद बेटर एयर डिफेंस, जबकि ईरान के पास एयर डिफेंस चीज नहीं है। तो इसमें ईरान का नुकसान ही होगा। तो मैं ये कहूंगा कि उस स्टेज पे जाने से ईरान को चाहिए इस ब्रह्मास्त्र को यूज करे एज ए डिप्लोमेटिक टूल, नॉट एज ए फाइनल टूल। अब देखिए ईरान ने हॉर्मुज बंद किया, अमेरिका नाकेबंदी करने जा रहा है। यमन में जो हूती हैं, हूती कह रहे हैं एक और रूट है तेल का, वो रूट है, उस रूट को भी बंद कर देंगे। बाब अल मंदेब रूट है, उसे बंद कर देंगे। अब इस पर ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं और ईरान क्या कह रहा है? अगर ये रूट बंद हो गए तो दुनिया में तेल में आग लगेगी और से मिलेगा तेल और महंगा हो जाएगा। नाकेबंदी का मकसद अमेरिका कह रहा है ईरान की तेल बिक्री रोकना है। कई देश भी इस काम में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है। ईरानी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। 158 जहाज तबाह हुए हैं। जिन मुल्कों ने हॉर्मुज पर अवैध टोल टैक्स ईरान को दिया है, उन्हें भी अब हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। युद्ध के लिए सेना तैयार है, सही समय पर ईरान को खत्म कर देंगे। ईरान का कहना है ये नाकेबंदी फेल होगी और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। जैसे हॉर्मुज के मामले में हमारे खिलाफ सफल नहीं हो पाए, वैसे ही इस बार भी अमेरिका नाकाम रहेगा। अगर अमेरिका से हमारे बंदरगाहों को खतरा हुआ तो फिर खाड़ी क्षेत्र का भी कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरानी हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा और दुश्मन के जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मुज पर स्थायी नियंत्रण तंत्र लागू करेंगे। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान के सिक्योरिटी चीफ क्या कह रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल होने वाले सभी जहाजों को एक नए कंट्रोल सिस्टम के तहत टोल देना ही होगा। पर्यावरण सुरक्षा, सिक्योरिटी और सर्विसेज पर आधारित इस नए कंट्रोल सिस्टम में टोल तय किए गए हैं। कोई भी जहाज जो दाखिल होना चाहता है उसे टोल देना ही होगा। सरकार को राष्ट्रीय हितों के आधार पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से प्रबंधन और इसके नियंत्रण के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। हमारी नाकेबंदी लागू होने जा रही है। दूसरे देश भी काम कर रहे हैं ताकि ईरान तेल ना बेच पाए और ये बहुत ही असरदार होगा। लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि मैं फिर से कहूंगा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है।
हम जो देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है और जो मैं सोचता हूँ, हो सकता है कि यह मेरा विचार हो या फिर शायद ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कई नावें हमारे देश की तरफ आ रही हैं ताकि तेल भर सकें और उसे ले जा सकें। इसलिए वे हरमुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरेंगे और आखिरकार इस स्थिति को ठीक कर लिया जाएगा। हमारे पास रूस और सऊदी से कहीं ज्यादा तेल है। अब देखिए जरा, हॉर्मूज बंद कर देंगे यानी तेल का पूरा रूट बंद हो जाएगा तो तबाही आएगी। दुनिया के देश इसमें अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन कह रहा है हम ईरान के खिलाफ किसी भी नौसैनिक घेराबंदी में शामिल नहीं है। ब्रिटेन को ईरान के साथ किसी भी युद्ध में घसीटा ना जाए, हॉर्मूज जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। इजराइल कह रहा है ईरान के नियम तोड़ने पर नाकेबंदी और नौसैनिक घेराबंदी का फैसला लिया गया है, हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं। रूस कह रहा है हॉर्मूज पर नाकेबंदी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के कई पहलू अभी तक साफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है अमेरिका से नाकेबंदी में शामिल होने का कोई अनुरोध नहीं मिला है, हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के पक्ष में हैं। चीन का कहना है ईरान हॉर्मूज को नियंत्रित करता है और यह हमारे लिए खुला है। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोग हमारे मामलों में दखल न दें। तुर्की का कहना है हॉर्मूज का विवाद भविष्य में कूटनीतिक रास्तों से सुलझा लिया जाएगा। ईरान यूएस के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए 60 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। हम राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर समुद्री नाकेबंदी के सख्त रूप का समर्थन करते हैं। हम अमेरिका के साथ लगातार समन्वय में हैं। मेरी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात हुई। मुख्य मुद्दा है समृद्ध यूरेनियम को हटाना और यह सुनिश्चित करना कि आगे कोई यूरेनियम संवर्धन ना हो। हमारे विदेश मंत्री ने भारत को 5 मित्र देशों में शामिल बताया है। भारतीय जहाजों के लिए हमारी भारत सरकार के साथ अच्छी दोस्ती और संबंध है। हम चाहते हैं कि भारतीय जहाजों के लिए बेहतर तैयारी और सुरक्षित व्यवस्था हो। स्टेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट का कारण ईरान वॉर है। इसका समाधान केवल तुरंत संघर्ष विराम और शत्रुता समाप्त करने में ही होगा। हमें मदद करने के लिए नहीं कहा गया है। हमने जो किया है वह है लगातार सहायता देना। हम चाहते हैं कि तनाव कम हो, आम नागरिकों की जान का नुकसान बंद हो, नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाला नुकसान रुके और सबसे जरूरी बात यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के फिर से शुरू हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की घोषणा की है। इसके परिणाम स्वरूप तेल की कीमतें रातों रात $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। इससे यह पता चलता है कि यह संघर्ष, यह युद्ध ही उस समस्या का असली कारण है जिसका सामना हम अपने देश में भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए हम पूरी शक्ति से हर संभव प्रयास करेंगे। मैं नाटो से बहुत निराश हूं। हमने रूस के खिलाफ नाटो की सुरक्षा पर खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जब हमें जरूरत थी तो वो हमारे साथ नहीं थे। मैं लंबे समय से इसे थोड़ा अजीब मानता रहा हूं और इसकी गंभीर समीक्षा होगी। तो रही अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप ने कहा तेल जहां से आता है हॉर्मुज उसकी नाकेबंदी कर देंगे, जिससे सीधा असर बाजार पर पड़ा है। सोना चांदी तनाव के चलते आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 3,000 रुपए तो सोना 316 रुपए सस्ता हो गया। 1 किलो चांदी 2,37,000 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.5 लाख का। ईरान जंग से 45 दिन में सोना 9,000 रुपए गिरा है, जबकि इस 1.5 महीने के दौरान चांदी 30,000 रुपए नीचे गई है। अब देखिए बाजार का हाल। आज सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक फिसलकर 23,870 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में शेयर बाजार में हालात देखिए। ट्रंप के ऐलान से पाकिस्तानी मार्केट में कोहराम मच गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज 7,000 अंक से ज्यादा गिर गया था। अमेरिका में डाउ जोन्स 269 अंक गिरकर 47,917 पर पहुंच गया। नेस्डेक में भी 80 अंकों की गिरावट हुई है, 22,903 पर आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग 233 अंक की गिरावट के साथ 25,661 पर आ गया। जापान का निक्केई 421 पॉइंट गिरकर 56,503 पर आ गया। क्रूड ऑयल पर देखिए क्या असर पड़ा। ट्रंप की नाकेबंदी का ऐलान किया तो तेल कीमतें 8% बढ़ गईं। सुबह बाजार खुलते ही कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गईं, जो शाम 5 बजे तक $104 प्रति बैरल तक आ गई।
दावा है कि ऐसा रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $150 तक भी पहुंच सकती हैं। सुनिए जरा, ट्रंप ने अगर हॉर्मूज बंद कर दिया तो क्या होने वाला है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट इसलिए फिलहाल अभी रहा है कि डील हुई नहीं, और अब देखना है कि आगे चल के क्या हॉस्टिलिटी फिर से बढ़ती है या नहीं बढ़ती, वो देखना है। सेकेंड थिंग कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे यूएस नेवी का ब्लॉकेड की बातें आ रही हैं, तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे एक्सपोर्ट जो खाड़ी के देश में उस पे होगी, ऑयल इंपोर्ट में होगी। तो अब देखना है कि ये क्या इसका आउटकम होता है। इन शॉर्ट सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो 30-40 दिन की वॉर या जो भी कहो, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जब दोनों पक्ष बातें कर रही हैं तो सूनर और लेटर एक डील हो सकती है। अब इस बीच खबर यह आई है कि ईरान का जो अंडरग्राउंड हथियारों का जखीरा जहां मौजूद था, उस जगह अमेरिका ने अटैक किया है और उसके बाद वो तबाह हो गया है। अंडरग्राउंड जहां ईरान अपने फाइटर रखता था, इस सुरंग के अंदर देखिए किस तरह की जगह थी ये। यहां पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम दागा है और बंकर बस्टर बम से इस सुरंग को उड़ा दिया है। अब देखिए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, सैटेलाइट तस्वीर जो धमाके की तस्वीर है टनल को उड़ाने की, यह है वो तस्वीर। यहीं पे टनल थी और उसके बाद देखिए कैसे यहां धमाका हुआ। अंडरग्राउंड इमेज दिखाऊं जो उसके बाद सैटेलाइट इमेज आई है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसकी सैटेलाइट इमेज है जहां अटैक किया अमेरिका ने, और इसी के नीचे यही टनल बनाकर, सुरंग बनाकर फाइटर रखे गए थे ईरान। अब देखिए अमेरिका ने कैसे यहां अटैक किया। जंग में अमेरिका ने ईरान को बहुत गहरे घाव दिए। दावा है ईरान का ये अंडरग्राउंड बेस तबाह हो गया और जिसे ईरान में ईगल 44 के नाम से जाना जाता है, इस गुप्त ठिकाने पर खुलासा हुआ कि सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये ईरानी वायुसेना का एयरबेस है जो अमेरिका इजरायली हमलों के बाद तहस नहस हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ठिकाना पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे धरती काट कर इसे बनाया गया, लेकिन हमलों से सैन्य ठिकाने और सुरंगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। दावा है बमबारी से हवाई पट्टी और ठिकाने के गेट तबाह हो गए। यहां तक की दावा है कि कई विमान भी मलबे के नीचे दब गए। ईरान के लिए यह सिर्फ एक एयरबेस पर हुआ नुकसान नहीं है, बल्कि ये वही बेस है जिसे ईरान ने सिर्फ इसलिए तैयार किया था ताकि वो यहां रूस से मिलने वाले अत्याधुनिक विमान तैनात कर सके। दावा है ये सुखोई 35 लड़ाकू विमान की तैनाती के लिए बनाया गया था और यह सैन्य अड्डा दक्षिणी ईरान के हॉर्मूज गान प्रांत में बना हुआ है, जहां हॉर्मूज स्ट्रेट है उसके पास उससे 60 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है ये जगह। इस अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने को बनाने की शुरुआत 2013 में हुई थी और जबकि रनवे का निर्माण लगभग 8 साल बाद शुरू हुआ है। इस ठिकाने को गुप्त रखा गया था क्योंकि यह हॉर्मूज के नजदीक है। ईरान को डर था कि जंग में यहां दुश्मन के विमान उतर सकते हैं उस वक्त, जिसके जरिए अमेरिका अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। दावा इसे रोकने के लिए ईरानी सेना ने रनवे पर मिट्टी के ढेर बना दिए, मगर तरकीब फेल हो गई और उसके अड्डा बमबारी से तबाह हो गए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। ईरान जो ड्रोन दागता है उसके अंदर बारूद होता है 10, 20, 50 केजी। जो वो मिसाइल दागता है उसके अंदर बारूद होता है 100, 150, 200 केजी। लेकिन जो बम इजराइल और अमेरिका गिरा रहे हैं ईरान में, उनमें वजन होता है 1000 केजी, 1000 केजी से भी ज्यादा, 2000 पाउंड का वगैरह टाइप। और वो बम एक दो नहीं, वो 20,000 से ज्यादा गिराए जा चुके हैं और ये वहां के 200 से ज्यादा शहरों में गिराए जा चुके हैं। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर।
और आइए जंग के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है महिला आरक्षण और सियासी टेंशन। महिला आरक्षण की तैयारी जोर शोर से हो रही है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो सीटों में भी इजाफा होगा। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में थे आज, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। कल जम्मू में देखिए बाइक रैली निकली, महिला आरक्षण के समर्थन में ये बाइक रैली निकाली गई थी। अब देखिए जरा इस बिल के बारे में आपको बताऊं। आज पीएम मोदी भी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा हमारा सदन नया इतिहास रचने के करीब है। अब महिलाओं के लिए संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा। दरअसल 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। यह सत्र खास है क्योंकि इसमें महिला आरक्षण बिल पेश होगा। इस बिल के तहत संसद में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मतलब हर सदन में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सरकार की कोशिश है कि 2029 लोकसभा चुनाव में नियम लागू हो जाए। दावा है कानून लागू करने के लिए नए सिरे से परिसीमन होगा। इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी पार्टियों को बिल लागू करने के लिए समर्थन मांगा है और कहा है कि यह संशोधन किसी भी व्यक्ति या पार्टी से ऊपर है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए निर्देश जारी किए हैं। बीजेपी ने 16, 17, 18 अप्रैल को सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा है। इस दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सुनिए जरा आज सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्या कहा। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है, नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। और आइए अब आपको बताऊं कि महिला आरक्षण के बाद लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, अभी कितनी सीटें हैं और बदलाव के बाद कितनी हो सकती हैं। तो लोकसभा में गिनती में देखिए अभी जो मौजूदा कुल सदस्य हैं 541 हैं। सीटें अगर बढ़ गई महिला आरक्षण के बाद 861 हो सकती हैं। महिला सांसद अभी 74 हैं, 74, 816 हो सकती हैं। यानी 541 से 816 हो सकती हैं आरक्षण के बाद। अलग अलग राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। अभी महिला सांसद 74 हैं सदन में, आरक्षण के बाद महिला की आरक्षित सीटें 273 हो जाएंगी। अभी भागीदारी लगभग 13.9% है। इसके बाद भागीदारी बढ़कर 33% हो जाएगी महिलाओं की। अब आपको बताऊं कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें हो सकती हैं, क्योंकि 33% रिजर्वेशन के बाद सीटें बढ़ेंगी। तो अलग अलग राज्यों में संभावित सीटें ये हैं, आगे पीछे कम ज्यादा हो सकती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, संभावित बढ़कर 120 हो जाएंगी 2029 में। महाराष्ट्र में मौजूदा सीटें 48 हैं, ये बढ़कर 72 हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूदा सीटें 42 हैं, संभावित सीटें 63 हो जाएंगी। बिहार में 40 सीटें हैं इस वक्त लोकसभा की, संभावित सीटें 60 हो जाएंगी, बढ़कर 20 बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में मौजूदा 29 सीटें हैं, संभावित 44 हो जाएंगी। राजस्थान में इस वक्त 25 सीटें हैं जो बढ़कर 38 तक हो सकती हैं। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं और 39 हो सकती हैं बढ़कर। तमिलनाडु में 39 एमपी चुनकर आते हैं, महिला आरक्षण के बाद 59 सीटें तमिलनाडु में हो सकती हैं। कर्नाटक में 28 से 42
सीटें हो जाएंगी और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें इस वक्त हैं जो बढ़ सकती हैं, 35 तक जा सकती हैं। केरलम में 20 सीटें हैं जो संभावित 30 तक जा सकती हैं। सुनिए जरा, अब आपको दिखाऊं। सवाल यह है कि अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। एक पूरी शताब्दी लग गई देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को इस दौर से गुजरने में कि जहां बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ में आए और अब बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम सच में देश की प्रगति को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए 29 अप्रैल के बाद कभी भी, उसमें आप डिस्कस करिए और बाद में हम तय करेंगे। लेकिन चुनाव में क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने किया, हमने करके दिखाया। कुछ लोग शर्तों की शरारत के साथ अटकाने, लटकाने और भटकाने की साजिशी जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उनके सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि आप कब तक जो है वो इस तरह के जो है वो लोगों को गुमराह करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको मुंबई लिए चलता हूं। आशा ताई को अंतिम विदाई दी गई, वहां उनकी जो अंतिम यात्रा निकली उस पर जन सैलाब दिखा। ये आशा ताई की अंतिम यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में सुरों की मल्लिका आशा ताई को आखिरी विदाई दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बॉलीवुड सिंगर्स ने उनका गाना अभी न जाओ छोड़कर गाकर उन्हें याद किया। आखिरी यात्रा पर निकली आशा ताई के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए आखिरी सलामी दी और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सचिन तेंदुलकर भावुक हो गए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रणवीर सिंह, आमिर खान, विक्की कौशल ने भी नम आंखों से सुरों की मल्लिका को अलविदा कहा। म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने भी ताई को प्रणाम किया। अंतिम दर्शन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? एक छोटा सा विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो आपको नष्ट भी कर सकता है और आपको बना भी सकता है। इसलिए कोई विचार आए तो उस पर सोच समझ कर अमल कीजिए। एक कुम्हार की सुराही वाली कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। तभी उसकी पत्नी आई और पूछा, ये क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा, चिलम बना रहा हूं, आजकल फैशन में है, ये खूब बिकेगी और अच्छी कमाई होगी। पत्नी ने कहा, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मी के दिन है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया। अब वो चिलम की जगह सुराही बनाने लगा। कहते हैं तभी मिट्टी से आवाज आई, ये क्या कर रहे हो? पहले तो तुम कुछ और बना रहे थे। कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया है। मिट्टी ने कहा, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मुझसे चिलम बनती तो अंदर आग भरी जाती, मैं खुद भी जलती और सामने वाले को भी जलाती। अब सुराही बनेगी तो इसमें पानी भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा करूंगी। कुम्हार और मिट्टी की इस कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा है। सकारात्मक विचार आपको तनाव और चुनौती से लड़ने की ताकत देते हैं। रिश्ते और करियर में तब आप परेशानी नहीं समाधान खोजते हैं। इसलिए अपनी सोच और विचार को सकारात्मक रखिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।